सेजल के घर पे पार्टी रखी गई थी। सेजल ने रुद्र को भी बुलाया था ताकि उसके पापा से मुलाकात करवा सके। रुद्र वहां आ गया था। शहर की जानी मानी हस्तियां वहां आई थी। गुलाबी कपड़ों में सेजल बड़ी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र को देखते ही वो उसके पास आई। आ गए जनाब आप। अरे कुछ अच्छा तो पहन के आते, रुद्र ने कहा। सेजल, जिसकी जैसी हैसियत होती है उसे वैसे ही रहना चाहिए। मुझे बड़ापन दिखाना नहीं आता, सेजल ने कहा। हाँ जनाब ठीक है, तुम तो जैसे भी रहो मेरे प्रिंस ही रहोगे। चलो अब आओ, पापा से मिलवाती हूँ। अनुराग ओबरॉय सेजल के पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। सेजल वहां आई और उसने कहा, पापा ये रुद्र है, मैंने आपको बताया था ना। अनुराग जी ने उसे देखा और कहा, मुझे सेजल ने तुम्हारे बारे में बताया था। कैसे हो बेटा? रुद्र ने बड़ी सादगी से कहा। ठीक हूँ अंकल। अनुराग जी ने कहा, बेटा पहले कुछ ड्रिंक्स या कुछ खा लो, हम बाद में बात कर सकते हैं। सेजल तुम इसका ध्यान रखना। सेजल ने कहा, ठीक है पापा। सेजल रुद्र को दूसरी तरफ ले गई। अनुराग जी के दोस्त माधव शर्मा जो बड़े वकील थे, उन्होंने पूछा, अनुराग ये लड़का है कौन? दिखने में तो गरीब किस्म का लग रहा है। अनुराग ने कहा, हाँ ये गरीब ही है और मेरी बेटी इससे प्यार करती है। माधव ने कहा, अनुराग पर तुम तो तुम्हारी बेटी की शादी शहर के दूसरे बड़े बिजनेसमैन दिनाकर चतुर्वेदी के बेटे के साथ करने वाले थे, फिर ये क्या हुआ? अनुराग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस भिखारी से अपनी बेटी की शादी करा दूंगा? कभी भी नहीं। आज पार्टी खत्म होने के बाद मैं उसे ढेर सारा पैसा देके मेरी बेटी की जिंदगी से रवाना कर दूंगा। रात को सारे मेहमान जा चुके थे। रुद्र भी अनुराग जी के पास आया और कहा, जी अंकल मैं चलता हूँ। तभी अनुराग जी ने उन्हें रोका और कहा, रुको बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सेजल तुम यहीं रुको, रुद्र तुम चलो मेरे साथ। फिर दोनों बंगले के बाहर आ गए। अनुराग जी ने रुद्र से कहा, ये बंगला देखो और उसके पीछे पड़ी जमीन देखो और मेरी पार्किंग में पड़ी गाड़ियों पर नजर डालो। बेटा तुम सारी जिंदगी भी दिन रात कर लो ना मेहनत, फिर भी इस दौलत की बराबरी नहीं कर सकते। जो इस दौलत की बराबरी करने लायक है ना, उससे सेजल की शादी करने वाला हूँ। रुद्र उनकी बात समझ गया था। उन्होंने फिर कहा, देखो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। रुद्र ने कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं सेजल को किसी भी तरह खुश रखूंगा। मुझे आपकी किसी दौलत की जरूरत नहीं है। अनुराग जी ने भी गुस्से से कहा, तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो। अरे तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही गंदी नाली के कीड़े रहे होंगे। रुद्र को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया और उसने अनुराग जी की कॉलर पकड़ ली और कहा, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए पर मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। तभी सेजल वहां आ पहुंची। अपने पापा की कॉलर पकड़े देख वो रुद्र पे चिल्लाई, रुद्र तुम ये क्या कर रहे हो? रुद्र ने कहा, इन्होंने मेरे माँ बाप को गंदी नाली का कीड़ा बोला। इनके ऊपर दौलत का भूत सवार है, ये इंसान नहीं जानवर है। सेजल ने फिर उसे कहा, रुद्र तुम मेरे पापा का कॉलर छोड़ो, वो तुमसे बड़े हैं। रुद्र तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पापा का कॉलर पकड़ो। रुद्र उसकी बात सुन के सुन्न हो गया। सेजल तुम भी वही निकली, मेरे प्यार का मजाक बनाया तुमने और तुम्हारे पापा ने। सेजल ने कहा, रुद्र तुम जाओ यहाँ से, हम कल बात करेंगे। रुद्र ने कहा, अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। फिर वो गुस्से में वहां से चला गया। सेजल ने भी गुस्से से अपने पापा की ओर देखा, फिर आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। रात भर सेजल सो नहीं पाई। उसे पछतावा होने लगा कि उसने रुद्र के साथ बुरा व्यवहार किया। वो उससे माफी मांगने वाली थी पर रुद्र उस दिन से कहीं चला गया, कभी कॉलेज भी नहीं आया। उस दिन के बाद वो आज उसे सामने देखा था। बहुत कुछ कहना था उसे रुद्र से, पर आज वो उससे नजरें नहीं मिला सकी। उसके दिल में भी रुद्र के लिए गुस्सा था। मुझे मिलने कभी क्यों नहीं आया? क्या इतना नाराज था? एक बार तो बात कर सकता था। कल उसे सारे जवाब देने होंगे। इस तरफ रुद्र को भी तो अतीत याद आ गया था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर वो अपनी सोच बदल के अपने केस के बारे में सोचने लगा। उसे लगा सारी मौतें रात के वक्त ही हुई थी। उसे अगर कुछ सबूत चाहिए तो उसे जंगल में जाना होगा। उसने अपनी गन उठाई और अमन को बिना जगाए वहां से चुपके से जंगल की ओर चला आया जहां मौतें हुई थी। वहां उसने छानबीन करने का सोचा था। धीरे धीरे उस भयानक जंगल में वो आगे बढ़ रहा था, इसी सोच में कि कोई सबूत उसे मिल जाए। वो काफी निडर था, इसलिए वो अकेले इस भयानक जंगल में निकल पड़ा था। वो जंगल में और अंदर चला गया था। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई आ रहा है। वो पीछे घुमा और जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? पर वहाँ कोई नहीं था। रुद्र को लगा शायद उसे भ्रम हुआ। वो फिर आगे बढ़ने लगा।
तभी उसे ऊपर से पेड़ों पे से अजीब जानवर जैसे चिल्लाने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, तभी कोई अजीब चीज एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाके कूदी। रुद्र थोड़ा सहम गया। उसने गन निकाली और ऊपर पेड़ पे फायर किया। जैसे ही गोली वहां चली, वैसे ही कई सारी भयानक आवाजें गूंज उठी। फिर धीरे धीरे उन सभी पेड़ों के ऊपर से वही भयानक चुड़ैल और प्रेत उल्टे लटके हुए उतरने लगे। रुद्र पीछे हट गया। सभी भयानक शैतान टोली उसके सामने थी और इस बार वो 50 से भी ऊपर थे। सभी एक जगह जमा हुए भयानक तरीके से चिल्लाते और घूरते हुए रुद्र की तरफ धीरे धीरे आने लगे। रुद्र उन्हें देख थोड़ा डर गया था। उसने भी अपनी गन से उन शैतानों पे फायर कर दिया, पर ये क्या, गोली का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो और भयानक तरीके से चिल्लाने लगे और रुद्र के पास आने लगे। रुद्र भी समझ गया था, ये भयानक शैतान ही सबको मार रहा है। आज वो उनके चंगुल में फंस गया था। तभी एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख से सारे शैतान पीछे हो गए। एक उड़ता हुआ बवंडर काले कीड़ों से भरा वहां आ पहुंचा। रुद्र भी उसे देख सहम गया। फिर सामने वही शैतान जिसके हर शरीर के हिस्से से कीड़े निकल रहे थे। उसका भयानक चेहरा रुद्र को घूरे हुए उसके पास आ रहा था। फिर बड़बड़ाया, ये जंगल मेरा है, यहाँ सिर्फ हम रह सकते हैं, आज तुम भी मरोगे। हा 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 हा। रुद्र डरा हुआ तो था, पर उसे इस मुसीबत से बचना था। वो पीछे हटा और अपना पूरा दम लगा के वहां से भागा। कीड़े वाले शैतान ने उन सभी चुड़ैल और प्रेतों को देखा। फिर सभी शैतान उसके पीछे भागने लगे, पेड़ों पे से कूदते हुए। वो बस रुद्र के पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक शैतान चुड़ैल ने पेड़ की एक लकड़ी जोर से रुद्र की तरफ फेंकी और रुद्र को जाके लगी। रुद्र जैसे ही नीचे गिरा, वैसे ही उसका सर पत्थर से टकराया। उसका खून बहने लगा। उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा। उसने देखा सारे शैतान उसके पास आ रहे थे। फिर वो बेहोश हो गया। सुबह धीरे धीरे रुद्र की आंखें खुली। उसने देखा वो एक झोपड़ी में है। चारों तरफ नींबू मिर्ची और अदरक के जून लगाए हुए थे। वो उठा, सामने उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके गले में कई सारी मालाएं, सर पे बड़ा काला टीका। रुद्र के सर पे दर्द हो रहा था। उसे चोट आई थी। उस आदमी ने उसे उठाया और कहा, बेटा, अगर मैं सही समय पे ना आता तो आज तुम जिंदा ना होते। उठो, ये काढ़ा पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बाबा, आप कौन है? रुद्र ने पूछा। उसने कहा, मैं शिवांगण हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है। हमारे पुरखों से लेकर अब तक सबका नाम सिर्फ शिवांगण होता है। हम सियाड़ कबीले के महात्मा हुआ करते थे। अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। रुद्र ने फिर पूछा, आपने मुझे कैसे बचाया? उन्होंने कहा, जैसे मैं खुद को बचाए रखता हूँ। ये नींबू मिर्ची और अदरक के मिश्रण से हमारे मंत्रों के धागों से लिपटे हुए। वो इससे बड़ा डरते हैं। तुम मेरी झोपड़ी के पास ही गिरे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। वो सारे भयानक शैतान है बेटा, इस जंगल में उनका राज है। तुम यहाँ कैसे आए? रुद्र ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सबने यहाँ आके गलती कर दी है। अब वो शैतान किसी को नहीं छोड़ेंगे। रुद्र ने कहा, बाबा, वो असल में है कौन और वो इतने भयानक शैतान कैसे बने? क्यों वो सबको मार रहे हैं? उन्होंने कहा, बताता हूँ। बेटा, उनकी कहानी सुनो। क्या कहानी है उन शैतानों की? रुद्र सबको बचा पाएगा? क्या और भयानक मौतें होने वाली थी? करीब 30 साल पहले की बात है। उस वक्त राजा सौम्य का राज था। सिर्फ इन मेरबार जंगलों को छोड़ बाकी सारी जगह राजा की थी। इन जंगलों में सियाड़ कबीले के आदिवासी रहते थे। वो काफी बलवान और लड़ाई में निपुण थे। उनके कबीले के सरदार शकोर, जो काफी बलवान और निपुण योद्धा माना जाता था, राजा सौम्य भी काफी अच्छे राजा थे। उन्होंने कभी उन जंगलों पे अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। सियाड़ कबीला कभी भी अपने जंगल के बाहर नहीं जाते थे। ये जंगल ही उनका घर था। बरसों से यही कबीला इस जंगल की रक्षा करता था। उस कबीले में करीब 80 लोग थे। सभी शांति से उस जंगल में रहते थे। पर एक दिन राजा सौम्य का भयानक बीमारी के चलते निधन हो गया। तब उनका बेटा विक्रम नया राजा घोषित किया गया। विक्रम को शिकार करने का काफी शौक था, पर उसके पिता शिकार करने के खिलाफ थे। पर उनके मरने के बाद अब विक्रम को कुछ भी करने की छूट मिल गई थी। उसने अपने मंत्री को बुलवाया। उससे पूछा, आज हमें शिकार पे जाना है, ये बताओ हमें जंगली जानवर कहाँ मिलेंगे? मंत्री ने कहा, महान राजा विक्रम, सबसे ज्यादा जंगली शिकार हमें मेरबार जंगलों में मिलेगा। विक्रम ने कहा,
हाँ तो चलो, अभी शिकार पे चलते हैं, मंत्री ने कहा। जी हमारा उन जंगलों पे अधिकार नहीं है, वो जंगल सियाड़ कबीले का है। विक्रम गुस्सा हुआ। हम राजा हैं, भला हमें कौन मना करेगा, मंत्री ने कहा। वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार करना मना है महाराज, सियाड़ कबीला इसका विरोध करेगा, विक्रम ने कहा। अगर विरोध करेगा तो सबको मार दो, अब वो जंगल मेरा होगा। जाओ उन्हें पहले संदेशा भिजवाओ कि ये जंगल अब से राजा विक्रम का होगा, मंत्री ने कहा। पर महाराज वो, तभी राजा विक्रम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जितना बोला उतना करो, जाओ यहाँ से। फिर मंत्री वहां से चला गया। राजा विक्रम की ओर से एक दूत को मीरबार जंगल भेजा गया। सरदार शकूर के साथ उस कबीले के महात्मा शिवांगड़ भी वहां मौजूद थे। उस दूत ने कहा, राजा विक्रम के आदेश के अनुसार अब ये मीरबार के जंगल अब उनके हस्तक होंगे। उन्हें जंगली जानवरों के शिकार के लिए जंगल चाहिए। एक तो ये जंगल हमें सौंप दिया जाए, वरना लड़ाई के लिए तैयार रहें। शकूर ये सुन गुस्से में आ गया, पर महात्मा शिवांगड़ ने उसे शांत रहने को कहा और दूत की ओर देख बोले, ये जंगल सदियों से इस कबीले की देखरेख में रहा है और वो जंगली जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम तुम्हें उन्हें नहीं मारने देंगे। फिर शकूर ने भी हुंकार दिया, ये कबीला और यहाँ के जंगली जानवर राजा की संपत्ति नहीं है, जाके बोल दो हम ये जंगल नहीं देंगे। दूत ने कहा, आखिरी बार सोच लीजिए, वरना परिणाम बुरा होगा। शकूर ने कहा, परिणाम की चिंता तुम मत करो, हम इस जंगल के लिए जान तक दे सकते हैं। फिर दूत वहां से चला गया। महात्मा शिवांगड़ ने सरदार शकूर से कहा, राजा से दुश्मनी हमें महंगी तो पड़ेगी, पर हमारे कुल देवता के जंगल को हम किसी के हस्तक नहीं होने दे सकते। शकूर ने कहा, आप चिंता ना करें, हम किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। मैं सबको सावधान होने को बोल देता हूँ। राजा विक्रम को दूत का जवाब सुन बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, 1000 सैनिक रात के समय भेजो और सभी कबीलों को खत्म कर दो। रात के वक्त 1000 सैनिक उस जंगल में घुस पड़े उन कबीलों वालों को मारने, पर कबीले वालों ने पहले से सारी योजना बना रखी थी। अचानक ढेर सारे तीरों से हमला होने लगा, आग के गोले छोड़े जाने लगे। इस अचानक हुए हमले से सारे सैनिक अवाक हो गए। तभी जंगलों में से निकलते हुए, पेड़ों से छलांग लगाते हुए सियाड़ कबीले के योद्धा अपनी कुल्हाड़ियों से उन सैनिकों पर टूट पड़े। उनके हमलों से राजा विक्रम की सेना को काफी नुकसान हुआ। सिर्फ अकेले सरदार शकूर ने ही 100 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इतने भयानक हमलों से बाकी बचे सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। सियाड़ कबीले के युद्ध नीति के आगे वो हार गए थे। राजा विक्रम अपनी हार से गुस्सा हो गया था। उसने और ज्यादा सेना भेजी, पर उसका भी वही हाल हुआ। राजा विक्रम अपनी हार से निराश था। उसने अपने सेनापति से गुस्सा होते हुए कहा, वो सिर्फ कुछ है और हमारी सेना इतनी बड़ी, फिर भी क्यों हार रही है। तब सेनापति ने कहा, महाराज उन्हें जंगल में हरा पाना मुश्किल है। अगर उन्हें हराना है तो उन्हें जंगल से बाहर निकालना होगा। राजा विक्रम ने सोचा, उन्हें बाहर कैसे निकाले। तभी वहां आए हुए एक सैनिक ने कहा, महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है। उसने बताया वो सियाड़ कबीले का है। राजा विक्रम को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, उसे अंदर भेजो। वो अंदर आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज मेरा नाम कोरम है, मैं उसी कबीले का सदस्य हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सेनापति ने पूछा, पर तुम हमारी मदद क्यों करोगे, तुम तो हमारे दुश्मन हो। तभी उसने कहा, मुझे उस शकूर से अपनी हार का बदला लेना है। राजा विक्रम ने पूछा, कैसी हार। उसने कहा, कबीले का सरदार बनने लायक मैं था, पर पुराने सरदार ने कहा था शकूर से मुकाबला करो, तुम दोनों में से जो जीतेगा वही सरदार बनेगा। फिर उसने मुझे हरा दिया, पर मुझे वो पसंद नहीं है। जो मान मुझे मिलना चाहिए था वो सब उसे मिल गया। राजा विक्रम ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें मैं मंत्री बना दूंगा और साथ में सोने के सिक्के भी नवाज दूंगा। उसे ये प्रस्ताव पसंद आया। उसने कहा, आप सिर्फ अपनी सेना के साथ जंगल के बाहर इंतजार करना और कुछ सैनिक मेरे साथ भेज देना। उसने उसकी योजना राजा को बताई। राजा विक्रम ने कहा, क्या तुम कर लोगे। उसने कहा, मैं कर लूंगा। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, तो योजना के मुताबिक ही हम कार्य करेंगे। सेनापति अपनी सारी सेना इकट्ठी करो, उन कबीलों वालों से जल्द मुलाकात होगी। कोरम अपनी योजना के मुताबिक फिर से जंगल में अपने कबीले में आया। उसने देखा कबीले के सारे बच्चे एक जगह खेल रहे थे। उनमें सरदार शकूर का बेटा भी था। कोरम बच्चों के पास गया और उसने कहा, बच्चों मैंने जंगल में एक जगह देखी है जहाँ कई सारे फलों के पेड़ हैं, क्या तुम सभी साथ आओगे। सभी बच्चे फलों का नाम सुन खुश हो गए। वो उसके साथ चलने को राजी हो गए।
कोरम उनको अपने साथ ले गया और उसने उन सभी बच्चों को धोखे से राजा विक्रम के सैनिकों को सौंप दिया। योजना के मुताबिक सैनिक उन बच्चों को महल लेके गए, उन्हें गुप्त कोठरी में बंद कर दिया। राजा विक्रम ने खुद उन मासूम बच्चों पे कई जुल्म किए, फिर उन सब मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह कोरम ने कबीले वालों से झूठ कहा कि उनके सभी बच्चों को सैनिक उठा के ले गए। मुझे पता है उन्हें वो कहाँ लेके गए हैं, चलिए मेरे साथ। सभी कबीले वालों ने हथियार लिए, जिसमें महात्मा और उनकी पत्नी और 5-6 लोगों को छोड़ सभी लोग शामिल थे। वो सारे गुस्से में सरदार शकूर के साथ कोरम के पीछे जाने लगे। कोरम उन्हें जंगल के बाहर दूर लेकर आया था। तभी आगे चलता कोरम रुका और पीछे मुड़ उन सभी पे हंसने लगा। फिर बोला, मुझे सरदार नहीं बनाया था ना, अब भुगतो। फिर चारों तरफ से असंख्य सैनिक आने लगे। सबको भनक लग गई, कोरम ने उन्हें फंसाया है। पूरी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी राजा विक्रम भी वहां पहुंचा, पर कबीले वाले हमला नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे राजा के पास कैद थे। तभी राजा विक्रम ने कहा, मुझे जंगल नहीं दिया तुम लोगों ने और मेरे अहंकार को ललकारा तुमने। तभी शकूर ने कहा, हमारे साथ जो करना है करो, पर हमारे बच्चों को बख्श दो। तभी राजा विक्रम हंसने लगा और बोला, कौन से बच्चे? अच्छा, वो जिन्हें मैंने कल रात मौत के घाट उतार दिया। ये सुनते ही कबीले वालों में मातम छा गया। फिर सभी गुस्से में उन सेना पर टूट पड़े, पर इतनी बड़ी सेना के आगे जंगल ना होते हुए वो टिक न पाए। सभी को बंदी बनाया गया, पर बंदी होने से पहले शकूर ने आखिर में कोरम का सर काट दिया था। राजा विक्रम ने सभी पे बड़े जुल्म किए। किसी की आंखें निकाली, किसी के हाथ काट दिए, तो किसी के पैर, और धीरे धीरे सबको मार दिया। शकूर को भी कीड़ों से भरे पानी में उसके हाथ पांव को रस्सी से बांध फेंक दिया। सभी कीड़े उसे नोच नोच के खा गए। फिर सभी लाशों को उसी जंगल में फेंक दिया। फिर जंगल अपने कब्जे में कर वहां शिकार करने लगा। पर महात्मा और उनकी पत्नी और बचे लोग जंगल में गुप्त स्थान पे छिप गए थे। महात्मा ने अपनी शक्तियों से अपने कुलदेवता के साक्षी सभी मरे हुए कबीले के सदस्यों को शैतान का रूप दे दिया। पर शैतान बनने के बाद उन्हें ना अच्छाई ना ही बुराई समझ आती है। एक दिन राजा विक्रम को शिकार करते हुए देर रात हो गई थी। वो उनके कुछ सैनिकों के साथ थे। तभी अचानक उन सभी पे हमला हुआ। वही चुड़ैल प्रेत सभी शैतान उन सैनिकों को बुरी तरह भयानक तरीके के चीड़ फाड़ के खाने लगे, उन्हें मारने लगे। राजा विक्रम बुरी तरह डर गए। तभी उनके पीछे से आया हुआ कीड़ों का भयानक बवंडर उसके हर शरीर को नोचने लगा और भयानक तरीके से राजा विक्रम को नोच डाला। विक्रम की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। वो मारा गया। तब से इस जंगल को शापित मानते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। वो सारे अब शैतान थे। उन्हें अच्छाई या बुराई कुछ समझ नहीं आती। उन्हें बस ये पता था ये जंगल उनका है, वहाँ किसी का भी आना मना है। महात्मा ने उनसे बचे रहने के उपाय किए थे, इसलिए अब तक नींबू मिर्ची और अदरक को मंत्रों के धागों से बांध उन्हें रोका जा सकता था। बस बेटा, तब से लेके आज तक इस जंगल में सिर्फ उन्हीं का राज है। रुद्र ने कहा, बाबा तो क्या आप उन महात्मा के ही वंशज हैं? क्या उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है? उन्होंने कहा, बेटा सभी को यहाँ से लेके जाओ। रुद्र ने कहा, बाबा इन्हें तो लेते जाऊंगा, पर आगे भी कई लोग आएंगे यहाँ, हमें उन्हें अब मारना ही होगा। महात्मा ने कहा, एक उपाय है, उनके बच्चों के शरीर की हड्डियां तुम्हें ढूंढनी होगी, पर काम कठिन है। जब तुम उसे ला सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो तुम्हें उसी महल में किसी गुप्त जगह मिलेंगी। रुद्र ने कहा, मैं जरूर लाऊंगा और इस मुसीबत को खत्म करूंगा। क्या उन बच्चों की लाशों की हड्डियां मिल पाएंगी? क्या वो सारे शैतान सबको मार देंगे? रुद्र सबको बचा पाएगा?